हेलो एस्पिरेंट्स। डेट है आज 29 जुलाई 2025। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ डिस्कशन। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ में आती है एक केस रिलेटेड टू ऑनर किलिंग। ये केस आपको मेंस की आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जीएस 1 की आंसर राइटिंग में जब आप इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखेंगे तो वहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल यूज़ आ सकता है। तो यहाँ पे हुआ ये है कि तमिलनाडु में एक 27 ईयर ओल्ड दलित सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था। एंड ही बेसिकली हैड अ रिलेशन विथ अ गर्ल हु बिलोंग टू अपर कास्ट। तो गर्ल का जो ब्रदर था उसने कास्ट बेस्ड ऑनर किलिंग जो है यहाँ पे कमिट करी, मतलब ही किल्ड दिस पर्सन, दैट इज कविन सेल्वा गणेश। इसका जो है बेसिकली उन्होंने मर्डर कर लिया। तो ये जो कास्ट बेस्ड ऑनर किलिंग है ये हमारी इंडियन सोसाइटी का अभी, मतलब हम इतना ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हमने कर लिया, हम इंडिया की वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। उसके बाद भी ये इंसिडेंट होते हैं, ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि हम अभी तक अपनी जो ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी है, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है, उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। हम अभी भी कास्ट बेस्ड हायरार्की में बिलीव रखते हैं। देन उसके बाद सेकेंड न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू पीएम इंटर्नशिप स्कीम। ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो है इसके अंदर में एक न्यूज़ आई है कि इसमें जितने लोगों को, जितने स्टूडेंट्स को ऑफर दिया गया था उनमें से सिर्फ 6% ने इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन किया है। पहली बात तो ये स्कीम क्या है? ये स्कीम गवर्नमेंट ने 2024-25 यूनियन बजट में जो है अनाउंस करी थी। इसका मेन एम था हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, 1 करोड़ यूथ जो हैं, उनको टॉप 500 कंपनीज़ में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना 5 साल के अंदर। होता ये है कि अभी हमारा जो एकेडमिक करिकुलम है वो एकेडमिक करिकुलम रोट लर्निंग बेस्ड या थ्योरेटिकल बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा है। इससे बच्चों को हैंड्स ऑन स्किल नहीं मिल पाते, कंपनी का रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता, और बच्चों की लर्निंग, इस कॉलेज स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो वीक बनी रहती है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे उन्होंने इंटर्नशिप, पीएम इंटर्नशिप स्कीम उन्होंने ये पिछले साल लॉन्च करी थी या अनाउंस करी थी, ताकि बच्चों को इंटर्नशिप का बेनिफिट मिले और इंटर्नशिप में वो अर्न भी करें और उसके साथ साथ में लर्न भी करें। अर्न एंड लर्न बोथ हो उनको वहाँ पे देखने के लिए मिले, जिससे उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है आफ्टर कॉलेज वो और ज़्यादा अच्छी से अच्छी हो पाए। लेकिन ये स्कीम का जो फर्स्ट फेज़ था, उस फर्स्ट फेज़ में कंपनीज़ जो थी, पार्टनर कंपनीज़ जो थी, उन्होंने 82,000 से ज़्यादा इंटर्नशिप के ऑफ़र्स दिए थे 60,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को, जिनमें से सिर्फ 28,000 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन करने का ऑफ़र एक्सेप्ट किया, और एक्चुअल में सिर्फ 8700 कैंडिडेट्स हैं, 8000 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन करी। दैट इज़ अराउंड 6%, मतलब सिर्फ 6% कैंडिडेट्स या यूथ ने उन कंपनीज़ में इंटर्नशिप के लिए जॉइन किया। तो दिस इज़ अ वेरी काइंड ऑफ अ वेरी वीक डाटा या पुअर स्कीम इम्प्लीमेंटेशन या पुअर रिस्पॉन्स टू द स्कीम वी कैन से। तो वो चीज़ हमको यहाँ पे सेकंड फेज़ में सुधारने के लिए काम करना होगा। अभी जो सेकंड राउंड है पीएम इंटर्नशिप स्कीम का, ये लॉन्च हो गया है। ये जनवरी 9, 2025 को लॉन्च हुआ था, और इसमें 327 पार्टनर कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने मिलके कलेक्टिवली 1.1 लाख 1.18 लाख इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करी है। तो इसमें अब अक्रॉस द 735 डिस्ट्रिक्ट से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी उन्होंने यूथ के लिए निकाली है। तो अब इसमें स्टूडेंट्स, यूथ कितना पार्टिसिपेट करते हैं वो हमको टाइम के साथ ही पता चलेगा। इसके बाद आते हैं आईआर डिफेंस सिक्योरिटी पे। तो यहाँ पे सबसे पहली न्यूज़ आती है कि कल ऑपरेशन महादेव, हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव कंडक्ट किया था। उस ऑपरेशन महादेव के अंदर में जो पहलगाम के मास्टरमाइंड टेररिस्ट हैं सुलेमान शाह, उसको उन्होंने, इंडियन आर्मी ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो सुलेमान शाह जो है, कल ऑपरेशन महादेव जो है उसमें 3 टेररिस्ट को इंडियन आर्मी ने किल किया था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टेररिस्ट है विच हैव बीन किल्ड इज सुलेमान शाह, जो एक लश्कर ए तैयबा का टेररिस्ट है, और माना जाता है कि जो अप्रैल 22 का पहलगाम का जो टेरर अटैक हुआ था उसका ये मास्टरमाइंड रहा था। इसके साथ साथ में 2 और टेररिस्ट, दैट इज़ अबू हमज़ा और यासिर, ये लोग भी इसमें किल हुए हैं। यासिर भी जो है वो पहलगाम किलर्स में से एक माना जा रहा है, और यासिर जो है हाँ, और अबू हमज़ा जो है, ये अबू हमज़ा बेसिकली 1-2 पुराने 2024 के 1-2 टेरर अटैक में इन्वॉल्व्ड था, ऐसा सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्फॉर्म किया है। ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव, ये आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इन्होंने मिलके जॉइंटली जो है को कंडक्ट किया है इन टेररिस्ट को फ्लश आउट या न्यूट्रलाइज करने के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है रिलेटेड टू टर्की।
टर्की ने वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो अनवील किया है, और एक पेनिट्रेशन बॉम्ब भी जो है वो उन्होंने यहाँ पे अनवील किया है, प्रेजेंट किया है। इन्होंने कुछ 2 नए बॉम्ब डेवलप करे हैं जिसको उन्होंने अभी एक एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया था, एंड दीज आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बाय टर्की। तो यहाँ पे 2 बॉम्ब कौन कौन से हैं? पहला है गाज़ाप जिसका मीनिंग होता है रेत, और दूसरा है हायालिथ जिसका मीनिंग होता है घोस्ट। ये 2 बॉम्ब उन्होंने पब्लिक डिस्प्ले में इस बार रखे थे फॉर द फर्स्ट टाइम। गाज़ाप जो है ये फ्रेगमेंटेशन बॉम्ब है। फ्रेगमेंटेशन बॉम्ब मतलब जब आप इसको नीचे फेंकते हैं और जैसे ही ये कोलाइड करता है, ज़मीन पे कांटेक्ट में आता है, इसके फ्रेगमेंट्स चारों तरफ स्कैटर हो जाते हैं, और ये जितने एरिया में स्कैटर होते हैं उसमें वहाँ पे बहुत मासिव डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो गाज़ाप जो है ये प्रिसीजन कंट्रोल फ्रेगमेंटेशन सिस्टम है जो बहुत ही डेंस किल जोन बनाता है। व्हाई डिड आई सेड कि ये बहुत पावरफुल, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल बम है? क्योंकि ये जब नीचे जाके गिर के डिस्पर्स होता है, चारों तरफ स्प्रेड होता है, तो इसका जो पर स्क्वायर मीटर का जो डेंसिटी है, फ्रेगमेंट्स का जो नंबर है वो बहुत हाई है। जैसे गाज़ाप बॉम्ब जो है ये पर स्क्वायर मीटर 10 फ्रेगमेंट्स जो है वो स्प्रेड करता है या थ्रो करता है, जबकि नॉर्मल बॉम्ब्स जो हैं, जो स्टैंडर्ड एनके सीरीज़ के बॉम्ब्स अभी जनरली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, वो 3 फ्रेगमेंट पर स्क्वायर मीटर लॉन्च या स्प्रेड करते हैं। मतलब ये बॉम्ब जो है गाज़ाप, ये 3 टाइम ज़्यादा पावरफुल है किसी स्टैंडर्ड बॉम्ब सीरीज़ बॉम्ब से। इसके साथ-साथ में घोस्ट बॉम्ब या हाइलाइट बॉम्ब भी इन्होंने लॉन्च करा है। ये हाइलाइट बॉम्ब जो है, ये जो हाइलाइट बॉम्ब की क्या ख़ास बात है, जैसे ये इसका काम है कि ये किसी भी लैंड है, कंक्रीट का सरफेस है, उसको पेनिट्रेट करके नीचे तक जाकर डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो ये बॉम्ब जनरली कहाँ पे यूज़ आते हैं? किसी कंट्री के जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, जो अंडरग्राउंड होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जनरली बॉम्ब यूज़ किए जाते हैं। यू माइट बी रिमेंबरिंग, अभी यूएस ने कुछ टाइम पहले पिछले महीने ईरान पे अटैक किया था और उसकी न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय किया था। तो उन्होंने क्या किया था, जैसे ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, वो मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ अंडरग्राउंड थी, जिनके ऊपर कंक्रीट की बहुत मोटी लेयर चढ़ी हुई थी। तो यूएस ने पेनिट्रेशन बॉम्ब लॉन्च करा था। ये पेनिट्रेशन बॉम्ब पहले ज़मीन पे गिरते हैं, नीचे तक पेनिट्रेट करते हैं, और पेनिट्रेट करने के बाद यहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, जिससे अंडरग्राउंड फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यूएस की जो मिसाइल्स हैं, जनरली बॉम्ब्स हैं जो इस तरह के काम करते हैं पेनिट्रेशन बॉम्ब का, वो जनरली 2.4 मीटर तक पेनिट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट को, नॉर्मल लेवल की, नॉर्मल थिकनेस की जो कंक्रीट की सरफेस लेयर बनाई जाती है। लेकिन ये जो NEB-2 घोस्ट है, हाइलाइट बॉम्ब जो है, ये C50 मतलब जो स्टैंडर्ड कंक्रीट है उससे भी 3 टाइम जो स्ट्रॉन्गर कंक्रीट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूज़ होता है, उसको भी 7 मीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है बिफोर ब्लास्टिंग। तो ये बहुत ही पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, 2 नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब हैं जो टर्की ने डेवलप किए हैं, और ये कहीं न कहीं इंडिया के लिए भी बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि रिसेंटली आपको याद होगा पिछले वीक हमने डिस्कस किया था कि टर्की जो है, ये पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंस रिलेशन और बढ़ा रहा है। अभी रिसेंटली लास्ट वीक हमने ये पढ़ा था कि टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान में विज़िट किया था। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि टर्की पाकिस्तान को इन पावरफुल वेपन्स का सेल करे और असिस्टेंस उसको प्रोवाइड करे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो ड्रोन उन्होंने दिए थे, कामिकाज़े ड्रोन, पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट में यूज़ करने के लिए, तो उसी तरह के कोई जो आने वाले टाइम में एडवांस वेपन सिस्टम जो है टर्की पाकिस्तान को सप्लाई कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट में यूज़ करने के लिए। दैट वाज़ बी वेरी कंसर्निंग फॉर यू। आपके लिए आज का होमवर्क क्या है? आपके लिए आपके होमवर्क ये है कि टर्की के जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने यूज़ किए थे इंडिया के अगेंस्ट में ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, उसका नाम क्या था? व्हाट वाज़ द नेम ऑफ द ड्रोन्स? स्पेसिफिकली जिन ड्रोन का यूज़ किया था पाकिस्तान ने टर्की के, उन ड्रोन का नाम क्या था? वो नाम आपको मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इसके बाद आते हैं थाईलैंड एंड कंबोडिया के ऊपर। अभी 3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कुछ लॉन्ग पेंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके कन्फ्लिक्ट चालू हो गई थी, जिसमें दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। लास्ट नाइट मलेशिया के पीएम ने डिक्लेयर किया है कि उन्होंने ये मीडिएशन करा के थाईलैंड और कंबोडिया को इमीडिएटली सीज़ फायर करवा दिया है। मतलब नाउ देयर विल बी नो मोर कन्फ्लिक्ट फॉर नाउ, और दोनों कंट्रीज़ अब बैठ के टेबल पर नेगोशिएशन करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि कैसे उन दोनों के बीच के आपस में जो प्रॉब्लम है उसको रिज़ॉल्व किया जा सकता है।
ऐसा बोला जा रहा है कि ये सीज़फायर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के इंटरवेंशन से हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया दोनों को ये थ्रेट दे दिया था कि अगर आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रोकते हैं तो उस केस में यूएस के साथ आपको कोई भी ट्रेड डील नहीं मिलेगी एंड यूएस विल इम्पोज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ ऑन बोथ द कंट्रीज। तो अब ये क्या रियल रीज़न बैकग्राउंड रहा है वी डोंट नो येट, बट द थिंग इज विच यू नीड टू रिमेंबर इज ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक इमीडिएट सीज़फायर अभी के लिए एस्टेब्लिश हो गया है। उसके बाद आती है इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़। तो यहाँ पे न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ है क्रॉप इंश्योरेंस के ऊपर। देयर इज़ अ स्कीम दैट इज़ कॉल्ड एज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर में फार्मर्स जो हैं उनकी क्रॉप्स जो होते हैं उनको इंश्योर किया जाता है एट अ वेरी लो कॉस्ट ऑफ प्रीमियम। इंश्योर ऐसे किया जाता है कि मतलब फसल लगाने से लेके फसल के कटाई तक, मतलब सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक किसी भी फेज़ में कोई भी नेचुरल रीज़न्स के कारण अगर क्रॉप का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनीज़ उनको वो लॉसेस बियर करती हैं, लॉसेस उनको पे कंपनसेशन देती हैं, कंपनसेशन के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे प्रीमियम देना होता है, आपको पता है इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस कंपनीज़ को हमें प्रीमियम देना होता है। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर में फार्मर्स को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। इसके अंदर में अगर रबी क्रॉप्स है तो किसी फार्मर ने अगर रबी क्रॉप लगाई है तो रबी क्रॉप में रब जितनी वैल्यू की क्रॉप लगाई है उसका सिर्फ 1.5% फार्मर को अपनी पॉकेट से प्रीमियम देना होता है। खरीफ क्रॉप जो है खरीफ क्रॉप में सिर्फ 2% प्रीमियम देना होता है। और कैश क्रॉप अगर लगाई है किसी फार्मर ने तो उस जितनी वैल्यू की कैश क्रॉप लगाई है या जितनी वैल्यू है कैश क्रॉप की उसका सिर्फ 5% जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम देना होता है। बाकी का जो प्रीमियम है जैसे मान लीजिए क्रॉप को इंश्योर करने का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज का जो प्रीमियम है वो 9% है, तो 2% फार्मर देगा, बाकी का 7% जो है ये गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट के बीच में भी डिवाइडेशन चलता है। ये जो बाकी का बचा हुआ प्रीमियम है जो इंश्योरेंस कंपनीज को देना होता है वो सेंट्रल और एक गवर्नमेंट दोनों मिलके देती हैं। जैसे अगर 7% प्रीमियम देना है गवर्नमेंट को तो इसमें से लेटर से 4% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 3% जो है ये स्टेट गवर्नमेंट देगी। दिस इज़ हाउ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्क्स। कभी भी कोई क्रॉप को डिस्ट्रक्शन होता है तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज फिर फार्मर को जाके जो भी लॉस हुआ है वो लॉस का कंपेंसेशन देती हैं। लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि फसल बीमा योजना के अंदर में 6,450 करोड़ का जो है डिफ़ॉल्ट चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर 2025 के ये पहले के 5 साल में। मतलब पिछले 5 सालों में 6,500 6,500 करोड़ रुपीस का यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देखने के लिए मिला है। मतलब आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ये बहुत बड़े डिफ़ॉल्टर बने हुए हैं। इन्होंने इन स्टेट्स ने इंश्योरेंस कंपनीज़ को उनका प्रीमियम नहीं दिया है, जिससे इंश्योरेंस कंपनीज़ जो लॉसेस हैं, जो फार्मर्स को पे आउट है, वो पे आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और फार्मर्स जो हैं उनको टाइमली मैनर में जो है वो उनका जो लॉसेस कंपेंसेशन है वो कंपेंसेशन नहीं मिल पा रहा और सेटलमेंट का डिफ़ॉल्ट नहीं हो पा रहा। मतलब सेटलमेंट जो है वो फार्मर्स का वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे ये चीज़ को हमको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर। फिर से बता रहा हूँ जैसे इंश्योर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फार्मर्स ये तीनों कुछ प्रपोर्शन मिला के इंश्योरेंस कंपनीज़ को प्रीमियम देती हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम। और फिर इंश्योरेंस कंपनीज़ कभी भी अगर फार्मर को क्रॉप का लॉस होता है तो वो फार्मर को पे आउट देती हैं। मतलब कंपनसेशन या लॉस होता है तो कंपनसेशन देती हैं। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं ये टाइमली मैनर में प्रीमियम नहीं दे रही हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ को और अराउंड 6,500 करोड़ रुपीस का पेमेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ को स्टेट गवर्नमेंट का बाकी है और ये प्रीमियम नहीं दे रही हैं, इसलिए फार्मर्स को टाइमली मैनर में कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा है या सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज़ व्हाई फार्मर्स आर सफरिंग। तो यहाँ पे ये स्कीम के क्या इशू चल रहे हैं, इनमें से एक इशू है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लास्ट न्यूज़ आती है रिलेटेड टू साइंस। यहाँ पे इलोन मस्क की एक कंपनी है दैट इज़ न्यूरालिंक, उसने एक नया अचीवमेंट गेन करा है, नई चीज़ अचीव करी है। तो न्यूरालिंक ने एक पैरालाइज्ड वुमन को लिखने में हेल्प करी है जो 20 साल से पैरालिसिस में थी। तो यहाँ पे एक वुमन है ऑड्रे क्रूज़ जो है जो 20 साल से 2 डिकेड से
ये पैरालिसिस में थी। शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन जिसने अपने थॉट्स का यूज़ करके, अपने ब्रेन को यूज़ करके या ब्रेन के सिग्नल के थ्रू अपनी फिज़िकल एक्टिविटी करी है, परफ़ॉर्म करी है थ्रू अ चिप ब्रेन इम्प्लांट। सो व्हाट न्यूरालिंक डिड इज़, न्यूरालिंक ने वो वुमन ऑड्रे क्रूज़ जो है, उसके ब्रेन में जो है एक इम्प्लांट करा, एक चिप इम्प्लांट करी। ये चिप ब्रेन से कॉन्टैक्ट में रहती है। ये चिप ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, इसमें कुछ थ्रेड्स निकलते हैं, इस चिप से कुछ थ्रेड्स निकलते हैं। ये थ्रेड्स जो हैं ये ब्रेन के एरियाज़ से कनेक्टेड हैं। ये जो थ्रेड्स हैं, ये ब्रेन के उन एरियाज़ से अटैच हैं जो कोई फिज़िकल एक्टिविटी परफ़ॉर्म करने में हमको हेल्प करती है। और जब ये इम्प्लांट उसके ऑड्रे क्रूज़ के ब्रेन में फिट कर दिया गया, तो उसके बाद व्हेन शी बेसिकली ट्रांसमिटेड द सिग्नल, शी थॉट अबाउट इट कि मुझे मेरा नाम लिखना है। और इसने नाम लिखने के लिए, हाथ हिलाने के लिए जब सिग्नल ट्रांसमिट करे, जब दिमाग में सोचा, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे उसका नाम लिखा जाने लगा। मतलब ब्रेन की एक्टिविटी या सिग्नलिंग से कंप्यूटर में उसका नाम आने लगा। इस टाइप का जो कनेक्शन होता है जिसमें ब्रेन और कंप्यूटर को या मशीन को कनेक्ट कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। और ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस आने वाले टाइम में डिसेबल्ड लोगों को, हियरिंग लॉस से जो सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को, विजन लॉस से लैग कर रहे हैं उन लोगों को आगे चल के असिस्ट करेगा या हेल्प करेगा। दे विल जस्ट नीड टू थिंक व्हाट दे वांट टू डू, एंड सामने जो मशीन उनके ब्रेन से कनेक्ट है, वो मशीन उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करेगी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। ये न्यूज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ब्रेन कंप्यूटर इम्प्लांट क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो ये हमारी ख़त्म होती है आज की लास्ट न्यूज़। एक और होमवर्क जो मैं आपको यहाँ पे अटैच करना चाहूँगा या देना चाहूँगा, वो ये है, 2 रबी क्रॉप, 2 खरीफ क्रॉप और 2 कैश क्रॉप के नाम आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। प्लीज़ बी सिंसियर विथ योर होमवर्क। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एट द लास्ट एट द एग्ज़ाम। So this completes our video of the day, lecture of the day. Thank you very much for watching the video. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. And other than that, we have a Telegram channel जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट के लिए। Thank you very much.